साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो आपकी है वो यूपी टेट जूनियर एग्जाम 2026 को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। साथियों, ये वीडियो आपकी सामाजिक अध्ययन की है और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चन के ऊपर, वो आपके नागरिक शास्त्र से जुड़े होंगे। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि नागरिक शास्त्र से मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन आपका हर हाल में आपका बनता ही बनता है। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, 5 से 7 क्वेश्चन निश्चित रूप से साथियों बने हैं। देखा जाए तो साथियों, ये नागरिक शास्त्र की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है। यहाँ पे 25 ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि दरअसल कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार जो है विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें बार बार दोहराए गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला जुला करके साथियों आपका इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे बस आपको साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और आप साथियों बने रहेंगे तो यहाँ पे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे कोई गलती नहीं होगी। साथियों, बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वही ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो वो किस मामले में दिया था? यानी जो संविधान का जो बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है जिसे उच्चतम न्यायालय ने जो है दिया था, वो किस मामले में दिया था, किस वाद के थ्रू दिया था? तो वो था केशवानंद भारती के मामले में। यानी केशवानंद भारती के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया। कभी इस टाइप से भी पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है, यानी भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, वो दरअसल देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो आपका धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है, यह जहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता की बात की जाती है कि संविधान जो भारतीय संविधान है उसकी सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष होना, यानी संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, और यदि बात की जाए तो उसकी संविधान की एकता एवं अखंडता की बात, विधि का शासन, यानी जो है विधि का, यानी ये है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना में विधि का शासन, यानी जो विधि के अनुसार शासन, विधि यानी कानून का शासन, वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात होती है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जो आपके निर्वाचन आयोग है, यानी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, और उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आती हैं। तो दरअसल जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? देखिए, राज्य के जो राज्यपाल हैं वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो वो अधिकार मिला है उनको अनुच्छेद 200 के तहत। यानी जो राज्य के राज्यपाल हैं वो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, वो है अनुच्छेद 200 के तहत। आगे क्वेश्चन है आपका, जो अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, यानी यूं कहने का मतलब यह है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? तो उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये दोनों मिल करके जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, आगे है आपका जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लगता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत की विदेशी नीति से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत का वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपको कि विदेशी नीति की बात करता है या अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करता है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भारतीय संविधान, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, कि भारतीय संविधान का भाग 4 जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है,
और यह जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं। ये जो है किसी भी राज्य, यानी ये जो सिद्धांत है अगर इनका सही से अनुपालन हो जाए तो ये राज्य को कल्याणकारी बनाने की सारी बात है। यानी देश के अंदर कैसे राम राज लाया जाएगा, कैसे कल्याणकारी बनाया जाएगा, ये सारी बातें वहां पे इंक्लूड हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। अब आपसे पूछा गया है कि भाई जो है किस अनुच्छेद में विदेशी नीति की बात की गई है, तो वो आपका है अनुच्छेद 51, क्योंकि अनुच्छेद 51 में जो है विदेशी नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात की गई है। भारत देखिए अपने आप में एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। वो किसी भी नीति, चाहे वो विदेशी नीति को या किसी भी संधि को मान भी सकता है और नहीं मान सकता है। अपने आप में एक स्वयं प्रभु गणराज्य है। तो विदेशी नीति की बात जब होती है तो अनुच्छेद 51 में है। अगर उसी में देखिएगा तो बाद में जो है एक जो है अनुच्छेद 51 क जोड़ा जाता है और उसी अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी आगे करेंगे। अब देखिए आगे है कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लगता है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा, ध्यान देना है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको जो है संवैधानिक रूप देने के लिए, उसको बहुत अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया जाता है, तो वो 73वां संशोधन किया जाता है जो है पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। कब किया जाता है, वो आपका किया जाता है 1992-93 में, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक रूप प्रदान किया जाता है। यदि इसके पहले बात की जाए तो जो पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती यानी ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी इसके पूर्व, लेकिन उसे संवैधानिक स्वरूप अच्छे से नहीं प्रदान किया जा सका। वो प्रदान हो पाया 73वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है। यानी देखिए आपका जो है क्या है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की बात हो रही है। ध्यान में देना, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार जो नियोजन का विषय है यह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। पहली बात तो ये ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची होती है यहाँ पे जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि कौन सा विषय आपका केंद्र सूची का होगा, किस विषय के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस विषय के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी और किन विषयों के ऊपर जो है दोनों मिलकर के कानून बनाएंगी। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह जो है आपकी देखा जाए तो शक्तियों के बंटवारे की बात करती है। अब बात आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि बात हो रही है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की। तो दरअसल ये देखा जाए तो ये जो दोनों विषय हैं ये समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। इस पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार, जो समवर्ती सूची के विषय होंगे उस पर दोनों कानून बनाएंगी। दोनों की सहमति जरूरी है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलके कानून बनाती है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा या संभावना है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो शिक्षा है आपकी किस अनुसूची के यानी किस सूची के अंतर्गत आएगी। क्या वो संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो वास्तव में जो शिक्षा है आपका समवर्ती सूची का विषय है। इसके ऊपर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, ये आपको अच्छे से समझना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ये जो है, अब एक चीज यहाँ पे इसी जगह जान लेना है कि मान लीजिए जो शक्तियां अवशिष्ट हैं, यानी जो विषय ऐसे हो गए हैं जिनके ऊपर जो है उसका जिक्र नहीं किया गया है, यानी ऐसी मतलब कुछ शक्तियां हैं जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां, जैसे कहता है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं, यानी जो अवशेष विषय बच गए उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा। तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार को प्राप्त हैं, यानी उसके ऊपर केंद्र कानून बनाएगी। यानी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं, वो केंद्र के पास निहित है, यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियों में ही अवशिष्ट विषय आएंगे जो आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची के द्वारा जो अभी भी अवशेष हैं, अवशिष्ट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे यहाँ पर है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा
जो भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का जो भाग, अगर आप देखिएगा भारतीय संविधान का जो भाग 3 है और वहां पे अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जो ये अनुच्छेद हैं ये नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि जो भारत में नागरिकों का मौलिक अधिकार है वो कहाँ का स्रोत है, यानी किस देश से उसे लिया गया या कहाँ की अनुकृति है। तो जो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है इसका जो स्रोत है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये चीज क्लियर हो जाता है कहाँ का स्रोत है, कहाँ से लिया गया, किस भाग में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को कब लाया गया। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है उसी समय नागरिकों को जो है मूल कर्तव्य प्रदान किया जाता है 1976 में। अब जो मूल कर्तव्यों की संख्या 1976 में 10 थी। दरअसल देखा जाए जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय जो है मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था भारतीय संविधान में। नागरिकों को मूल अधिकार तो दे दिया गया लेकिन उनका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब यह भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके जोड़ा जाता है वो स्रोत कहाँ का था, कहाँ की अनुकृति थी, किस संविधान से प्रेरित था। तो वो आपका रूस से है, ये चीज ध्यान में रखना है कि मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है रूस से किया गया था। अब देखिए एक अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो 11 है। जब 1976 में 10 थी तो आखिरकार 11वां कब जोड़ा गया यह भी पूछा जाता है। तो वो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है, जहां 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना उसके जो है अभिभावक का, गार्जियन का परम कर्तव्य होगा, ठीक है, या उसके संरक्षक का परम कर्तव्य होगा ये चीज। अब आगे क्वेश्चन बहुत यूनिक लगता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। दरअसल बात ये है कि यदि आप पहले की बात करेंगे तो अभी जो है क्या था कि कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 थी। 30 जो है आपके न्यायाधीश होते थे जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस होता था। कुल मिला के देखा जाए तो संख्या 31 थी। लेकिन वर्तमान में बात की जाएगी तो इस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें आपके 33 न्यायाधीश हैं और एक आपके चीफ जस्टिस हैं यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपको 34 तैयार रखना है, ना कि 31। आप वर्तमान में 34 पे टिक करिएगा। आगे है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब किया गया। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया वो 2 अक्टूबर 1959 को किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया जाता है। राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की जाती है। पहली बार वहाँ पे ग्राम पंचायतों का देखा जाए तो पहली ग्राम पंचायत का गठन नागौर जिला से देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ ही किया जाता है। जिसको संवैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग कर दिए, वो आपका 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। आगे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, ये भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी समिति होती है वो आपकी होती है प्राक्कलन समिति। ये बहुत ही यूनिक है, सबसे बड़ी समिति। संविधान के पास बहुत सारी समितियां हैं, उनमें जो सबसे बड़ी समिति है वो आपकी प्राक्कलन समिति है। आगे चर्चा है, क्वेश्चन यूनिक है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। दरअसल बात की जाए भारतीय संविधान की, देखिए अगर भारतीय संविधान की वर्तमान में अनुसूचियों की बात की जाएगी तो उसकी संख्या आपको पता होना चाहिए 12 है। जब भारतीय संविधान को बनाया गया था तो उस समय जो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी। 8वीं जो अनुसूची थी वो भाषा से संबंधित थी। उस समय भाषाओं की संख्या जो है, राजभाषाओं की संख्या 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन वर्तमान